नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी जी। चौधरी साहब, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रकृति की गोद में हैं और झालाना में इस वक्त हैं। नए साल में कुछ तोहफा देंगे आप प्रदेशवासियों को? झालान में कोई नया एक्सटेंशन या कोई इसका विस्तार कर रहे हो? झालाना सफारी जी तो बहुत विकसित हो चुकी है जी, और भी इसमें विकसित करने की जरूरत है, तो वो भी करेंगे। और इसके साथ में घमाना और गलता गेट वहाँ का एक प्रोजेक्ट और तैयार किया है जिसकी स्वीकृति दे दी गई है और इस साल नए साल में उसको हम शुरू करेंगे। 4-5 साल में आने वाले समय में जिस प्रकार ये झालाना सफारी है, ऐसा का ऐसा वहाँ भी एरिया विकसित करेंगे। दुनिया के विकासशील राष्ट्रों या विकसित राष्ट्र, सबका फोकस है प्रकृति को बचाना। और जिस प्रकृति की गोद में हम बैठे हुए हैं, कुछ साल पहले तक महज एक झालाना जिसमें खनन होता था या फिर आवारा पशुओं का एक बड़ा अड्डा बना हुआ था, लेकिन अब इसे संजो कर रखा गया है राजस्थान के वन विभाग ने और अब ये बन गया है लेपर्ड सफारी। और इसी के एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं मंत्री महोदय। हमारे यहाँ पे नेचर काफी है और उसके अलावा टाइगर सफारी के लिए भी, टाइगर रिजर्व के लिए भी जाना जाता है। रामगढ़ को सुना है सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इसमें कुछ आगे चल रहा है कि जिसे हम सरिस्का और रणथंभौर की तरह आगे बढ़ा सकें? सरिस्का रणथंभौर की तरह उसको भी बढ़ाएंगे, ये भी हमारा प्रयास है, उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। जी, तो कहाँ तक कोशिश चली? इसके लिए कोई बजट और ये कुछ मुकर्रर किया गया है कि हाँ इसमें हम बजट दे रहे हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं? उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके बजट की जितनी भी जरूरत होगी तो बजट भी लाएंगे, लेकिन उसको भी विकसित करेंगे। जंगल से निकल करके और आबादी क्षेत्र में चले जाते हैं हम, चाहे लेपर्ड हो या फिर टाइगर हो, तो उनके लिए सर किस तरह से व्यवस्था होगी? जंगल से लेकर के लेपर्ड हो या टाइगर हो, हाँ। अगर आबादी में चले जाते हैं तो आबादी को बहुत नुकसान होता है, जी। जान ले लेते हैं लोगों की। तो उनको सुरक्षित रखें जनता को, उसके लिए दीवार है या और कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे तो फेंसिंग वगैरह करनी पड़ेगी तो वो हम करेंगे, लेकिन जनता को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ये हम रिजर्व एरिया से और जो हम बात कर रहे थे, कभी आपने वजह पूछी है कि ऐसा क्यों होता है? कि ये तो बात ठीक है कि आबादी क्षेत्र में नहीं जाने देंगे, आबादी को नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन चले जाते हैं तो दो बातें निकल के आती हैं कि उनका कुनबा बढ़ रहा है और जिसे हम आम भाषा में रकबा कहते हैं या जगह कहेंगे फॉरेस्ट का जो एरिया है वो थोड़ा कम होता चला जाता है। इसकी वजह से भी वो चले जाते हैं। इसका क्या समाधान निकाला जाना चाहिए? नहीं, जहाँ तक फॉरेस्ट के एरिया के कम होने की बात है तो फॉरेस्ट का एरिया कम नहीं रहा, फॉरेस्ट का एरिया तो बढ़ ही रहा है। बिल्कुल। लेकिन इनका कुनबा जो है वो बढ़ रहा है और बाहर फेंसिंग वगैरह में कहीं अगर उनको जरा सी भी गली मिल जाती है तो वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो इस प्रकार से बाहर निकलने का है तो उस पर हम आगे देखेंगे कि कहाँ से किस प्रकार से कैसे का ढील रही, कैसे निकल गए, वो आइंदा नहीं निकले, तो इसका हम पुख्ता प्रबंध करेंगे। जी, एक आपके यहाँ पे इनके लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी, फॉरेस्ट जो रिजर्व एरिया है उनके लिए कमेटी बना दी गई है, लेकिन अब उसकी कुछ है कार्रवाई या उसकी बैठकें, रिपोर्ट वगैरह, खासकर रिजर्व एरिया के लिए? रिजर्व एरिया के लिए कमेटी बनाई तो कमेटी अपना काम करेगी। कमेटी को भी ये निर्देश देंगे कि भी जब कमेटी बनाई है तो जो भी इसके संबंध में उन कमेटी की राय को वो अपनी रिपोर्ट देंगे तो उस पर उसके अनुसार आगे कार्रवाई करेंगे। जी, रणथंभौर में भी इसी तरह से वहां पे शेरों का कुनबा जो बढ़ रहा है तो उसके को शिफ्टिंग का चल रहा है प्लान रामगढ़ में या फिर और कहीं पे? रामगढ़ में भी उनके शिफ्टिंग का चल रहा है। कुनबा बढ़ रहा है, अच्छी बात है। विभाग यही चाहता है कि उनका कुनबा बढ़े और उसके लिए जितना भी विभाग को करने की जरूरत है वो विभाग, हमारे विभाग के सारे अधिकारी उसमें लगे हुए हैं पूरी मुस्तैदी के साथ में। तो जो भी इसके वन्य जीव का कुनबा बढ़ाने की बात है, वन क्षेत्र बढ़ाने की बात है, वन क्षेत्र 1995 के बाद में बढ़ा ही बढ़ा है जी। ये सर्वे कह रहा है, तो इसलिए कम होने की बात नहीं है। जो है वो तो सुरक्षित रहे, लेकिन बढ़ाना है, इस पर भी हमारा पूरा फोकस रहेगा, ध्यान रहेगा। आपके यहाँ पे पहले शिकार की केसेस बहुत सारे हुए, लेकिन अब चलिए उस पर एक लगाम कह सकते हैं, तो इसके लिए एक प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया, उसकी क्या पोजीशन है? उसमें कुछ रिक्रूटमेंट्स बढ़ा रहे हैं? रिक्रूटमेंट हुए भी हैं, जगह खाली भी है, तो आने वाले टाइम में रिक्रूटमेंट हो, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हमें उसके लिए भी अनुमति देंगे, उस हिसाब से पदों को भरने, क्योंकि फोर्स भी चाहिए, फोर्स के बिना तो काम भी नहीं, स्टाफ भी पूरा चाहिए। तो इस पर भी हम पूरा ध्यान देंगे और यही मैंने कहा मेरी कोशिश रहेगी, जो दायित्व मुख्यमंत्री जी ने मुझे सौंपा है उसको विभाग के अधिकारियों से साथ मिल करके उसको पूरी तरह से निभाएंगे और आने वाले समय में ये
साबित हो जाएगा कि जो जिम्मेदारी दी उसको पूरी तरह से निभाए। कई बार ये बातें आती हैं कि फॉरेस्ट में भी एनक्रोचमेंट यानी कि अतिक्रमण बढ़ रहा है, कई बातें आती हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं। ये बात सही है। फॉरेस्ट पे की जमीन पे अगर अतिक्रमण हो रहा है तो ये मैंने पहले दिन ही अधिकारियों को निर्देश दे दिए थे कि फॉरेस्ट की 1 इंच भी जमीन कोई दबा नहीं पाए, इसके लिए सख्ती से कदम उठाने हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, उनको चाहे बेदखल करना है। कोई ना कोई मंत्री कुछ ना कुछ नया करता है, उनका अपना एक स्टाइल होता है। मुझे लगता है कि खुद को भी खुशी होती है कि चलिए मैंने मेरे विभाग के लिए ये किया। आपने क्या सोचा है सर? आप तो बहुत ग्रास रूट से निकले हुए हैं, आप प्रकृति प्रेमी भी हैं, जिस जगह से आप आते हैं, तो क्या सोच के चलते हैं कि हाँ मेरे रहते मैं विभाग में ये सब कुछ करना चाहता हूँ? मैंने कहा आज जिस प्रकार से वातावरण दूषित हो रहा है, इस दूषित वातावरण न हो, प्रदूषण नहीं फैले जी, इसके लिए यही है कि वायु शुद्ध हो, और उसके लिए पेड़ पौधे ही सबसे जरूरी है। इससे ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर ये वन नहीं रहेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेगा, तो मनुष्य का जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा, और मनुष्य का जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा तो हम सारी आज जितनी भी विकास की और दूसरी बातें करते हैं, टेक्नोलॉजी की दूसरी, ये सारे बेकार है। तो मनुष्य का जीवन ही नहीं बचा तो ये किसके काम के? मनुष्य का जीवन बचाने के लिए सिर्फ यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण को शुद्ध रखें, और पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए ये पेड़ पौधे जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में स्टेट गवर्नमेंट्स का कोलैबोरेशन रहता है, वहां से एड मिलती है फॉरेस्ट के नाम पर। तो अगर गवर्नमेंट की बात करें राजस्थान में तो अलग अलग विभागों में कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन आपके विभाग के साथ किस तरह का है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में जो फॉरेस्ट के लिए एड मिलती है? क्योंकि अपने यहाँ पे रिजर्व एरिया है, नेशनल पार्क है, तो उसको लेके कुछ है, पैसा वगैरह आ रहा है वहां से? आ रहा है पैसा, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है भारत सरकार के राजस्थान सरकार बीच में। फिर भी कोई अगर किसी बात को या भारत सरकार से हमें जरूरत पड़ेगी, चाहे संसाधन की, पैसों की, बजट की जरूरत है, कोई भी प्रोजेक्ट है उनको बना करके भेजेंगे, तो हमारे अधिकारी जाकर के वहां से प्रयास करके उसको स्वीकृत करवा के लाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार राजस्थान सरकार के बीच में कोई किसी प्रकार का ऐसा माहौल नहीं हो जिससे कि हमारे काम में बाधा आए। केवल फोकस टाइगर या पैंथर इन्हीं पे क्यों है? कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि जंगल देखना भी लोग चाहते हैं, वहां पे बर्ड्स होते हैं और बहुत सारी जगह से आते भी हैं, उसके लिए भी कुछ प्रयास चल रहे हैं। क्योंकि आप लोगों का ऑलरेडी भरतपुर में भी है घाना, तो वहां पे भी लोग जा सके। घाना के अलावा कोई दूसरी सेंचुरी ऐसी डेवलप करना चाहेंगे कोई कि हाँ वहां कर रहे हैं कि गोडाउन आपके पास में है, लेकिन अभी कुछ लोग जा नहीं रहे हैं वहां पे? नहीं, अभी जितने भी जो भी सेंचुरी वगैरह है, जो भी टूरिज्म पॉइंट है, वहां पर लोग आ रहे हैं जी, उसमें उसको और बढ़ाने की जरूरत है। अगर टूरिस्ट हमें कोई सुझाव देंगे तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे, हमारे अधिकारियों को निर्देश देंगे कि जिससे ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म आते हैं तो उनका भी क्या इस यहाँ आते हैं। अभी यहाँ पर जालाना सफारी में फरवरी तक की ऑनलाइन बुकिंग होती है आजकल जी। फरवरी तक की ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी, तो इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों का टूरिज्म के प्रति कितना निश्चित रूप से इसमें बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कुछ एरिया चिन्हित कर रहे हैं कि आप अपने रहते हुए चाहे कि हाँ बिल्कुल उनको आगे तो बढ़ाएं, आने वाला जो भी होगा देखेगा, लेकिन कुछ चीजें आगे बढ़ाने की बात तो कुछ एरियाज बढ़ाने का है मानस, कुछ चर्चाओं में आ रहा हो आपके पास? मैंने कहा ये अभी जालाना सफारी का है, इसके साथ में ही माना गलता गेट का वहाँ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है, उसका काम हमें अभी शुरू करेंगे जल्दी, और जैसा ये है ऐसा ही उसको भी हम विकसित कर देंगे तो पर्यटक और ज्यादा बढ़ेंगे। ताल छापर का भी है, उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार और भी जो भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमें ठीक लगता है उसका हम स्टडी करके और आगे बढ़ाने की कोशिश। मैं कई बार ये सुनता हूं कि फाइलें भी आपका प्रशासन के अधिकारी चलाते हैं, जो जिन्हें हुक्मरान कहें, और हर्डल भी वही लगाते हैं। लाल फीताशाही जो नाम पड़ जाता है कि आपके यहाँ से जाते हैं लेकिन सेक्रेटरीट में कोई फाइनेंस में कभी फाइल अटक रही है कहीं पे, क्योंकि फॉरेस्ट के ऑफिसर चाहते हैं कि जो एजेंडा हमें मिला हो उसको आगे बढ़ाएं, फाइनेंस वाले चाहते हैं कि ये पैसा इतना क्यों दिया जाए। तो ये एक बीच में जो एक ये कहूँ राइडर जो होता है, इसको कैसे आप दूर करेंगे? योजनाएं तो बहुत अच्छी बनती हैं, हर डिपार्टमेंट भी बनाता है, आप भी कोशिश करेंगे, आपके ऑफिसर्स भी कोशिश कर रहे होंगे, ये दूर कैसे होगा? कोई भी किसी प्रकार की अगर दिक्कत आएगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर लेंगे, और मुख्यमंत्री जी से बात करके किसी भी विभाग के साथ अगर हमारा कोई किसी प्रकार हर्डल है तो दोनों साथ बैठ करके ज्वाइंट बैठ करके हम उसका समाधान निकाल। अभी तक कुछ शिकायतें आई हैं कि साहब हमारा बजट रुका हुआ या इतना पैसा चाहिए हमें? अभी तक ऐसी कोई किसी विभाग की नहीं आई है, ना फाइनेंस की है कोई शिकायत, ना कोई और है।
पर लेकिन इस प्रकार का कोई मामला आया तो मुख्यमंत्री से बात करके उसको हल करवा लेंगे, उसमें कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। पहले भी मैं 2 बार मंत्री रहा हूं, तो उस समय भी मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उस समय भी मेरे पास राजस्व और इरिगेशन ये दोनों महत्वपूर्ण विभाग थे, तो उसमें भी कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। निश्चित रूप से आपका एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है कि इस विभाग को उसका फायदा मिलना भी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत कुछ कहता है, बोलता है। और आपके ऑफिसर्स जो टीम आपके साथ में मिली हुई है, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। एक हम बात करें मरुस्थलीय क्षेत्र की, वहां पे भी बहुत सारी संभावनाएं हैं कि वहां पे कुछ डेवलप हो सकता है, उसका कुछ प्लान बन रहा है? उसका भी करेंगे। वहाँ डेजर्ट नेशनल पार्क भी है जी, और भी जो ऐसा है वन विभाग का जो एरिया है हमारे पास, उसमें और भी कोई भी डेवलपमेंट किया जा सकता है, तो उसके भी हम पूरी संभावनाओं को तलाशेंगे और अधिकारियों को निर्देश देंगे। जैसा आपने अभी कहा केंद्र सरकार के और राजस्थान सरकार के बीच में तालमेल की बात, तो मैंने कहा अधिकारियों को मैंने ये निर्देश दे दिया, वो अधिकारी वहाँ दिल्ली जा करके कोई भी हमारा प्रोजेक्ट होगा तो वहाँ रुकेगा नहीं, पीछे पड़ करके वहाँ से सैंक्शन करवा लाएंगे। और जहाँ तक राजस्थान का सवाल है तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे और मुख्यमंत्री हमें पूरा बजट देंगे। तो जो हम करना चाहते हैं इस विभाग में काम, वो संसाधनों की कमी की वजह से नहीं रुकेगा। हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जहाँ तक इच्छा शक्ति का बात है, मेरी है चाहे हमारे अधिकारियों की है, सबकी इच्छा शक्ति यही है कि जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को निभाते हुए जो काम हमें करना है उसको मुस्तैदी के साथ, ईमानदारी के साथ करना है। सर, हम संविधान से गवर्न करते हैं, मंत्री अस्थायी होते लेकिन विभाग स्थायी होता है। हर मंत्री की कोशिश भी होती है कि पहले जो एजेंडा चल रहा था उसे आगे बढ़ाना है, कुछ डंप कर दिए जाते हैं, कुछ को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन आपका ऐसा विभाग है कि इसे आगे बढ़ाना ही होगा। तो यहाँ मैं ये जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं आपकी नोटिस में कि अधिकारियों ने बताया हो कि 3 साल गवर्नमेंट के हो चुके, ये एजेंडे हमने हाथ में लिए और रिमेनिंग 2 ईयर यानी कि 2 साल जो बचे हैं इसमें हमें पूरा करना है। ऐसा कौन सा खास मुद्दा होगा जिसे आप आगे बढ़ाना चाहेंगे 2 साल में? मैंने आपको कहा ये प्रोजेक्ट और भी, क्योंकि अभी मेरे इस विभाग के अधिकारियों की बैठक मेरे को लेनी है अभी जी, तो बैठक ले लेंगे और एक एक मुद्दे को हम रिव्यू करेंगे, उसको देखेंगे, जहाँ जिसमें जो भी हमें करने की जरूरत है वो हम करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ वन मंत्री महोदय हैं और वन मंत्री जी के साथ में एक मुलाकात जारी रहेगी, लेकिन अब आप देखें ब्रेक के बाद जंगल के बीच। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात और एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के वन पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी जी। आपके विभाग ने अभी सरकार के जब 3 साल, उससे कुछ दिन पहले कोरोना को ध्यान में रखते हुए औषधि योजना शुरू की, उसके बारे में कुछ है फीडबैक कि किस तरह की योजना रही और क्या इसका रेस्पॉन्स मिला? कुल 63 लाख परिवारों को 5 करोड़ पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए जी, और करवाने के बाद में ये 5 साल की योजना है। ये स्टेट में ही नहीं, मतलब ये देश में पहला प्रदेश है जहाँ ये इस योजना को शुरू किया गया है। दूसरे प्रदेश भी इसका अनुसरण करेंगे। ये कोरोना के लिए एक बहुत ही कारगर पौधे हैं, ये जो मैंने निःशुल्क सबको उपलब्ध कराए। मुझे उम्मीद है कि ये जो पौधे हैं, औषधीय पौधे, ये कोरोना के में बहुत कारगर साबित होंगे। आपके सर विभाग में वृक्षारोपण भी किया जाता है और खुद की अपनी नर्सरी भी है, तो सर कुछ कितना आपकी बार रहा वृक्षारोपण का? इस बार 40,000 हेक्टेयर नया प्लांटेशन हुआ नए एरिया में, नया एरिया डेवलप किया गया, तो इससे वन क्षेत्र बढ़ा है और आने वाले समय में भी हमारा यही प्रयास रहेगा। हर वर्ष 40,000 हेक्टेयर से ज्यादा ही एरिया हम इसमें कवर कर सकते हैं, ये हमारा प्रयास है जी। तो गवर्नमेंट के पास में इसका प्रपोजल या कुछ स्वीकृति के लिए आगे बढ़ा रहे हैं कुछ इसको? मैंने कहा नहीं, अभी 40,000 लगे हैं। हाँ बिल्कुल, इसी बात आगे भी हम सरकार मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करेंगे विभाग से कि हमें उतना पिछले साल, इस साल बजट दिया, आने वाले समय में भी उससे ज्यादा दें, नहीं लेकिन इतना तो बजट देंगे ही देंगे, जिससे कि हमारी ये जो गति है प्लांटेशन की ये कम नहीं हो, बढ़ती रहे। कैमरे वगैरह लगाने के लिए, ताकि कैमरे वगैरह लगाने के लिए तो कैमरे भी लगाए हैं, यहाँ भी आज इसमें निरीक्षण किया मैंने जी, बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, जिससे हमें ये भी पता लगे कि यहाँ कितने लेपर्ड क्या कौन से, क्योंकि जगह जगह
पीने के लिए पानी के कुंड बने हुए हैं, वहाँ लगाए हैं ताकि वहाँ ये आवे पीने के लिए, तो उससे इनकी गिनती भी हो सके, तो कैमरे भी लगा रखे। स्टेट वेस्टलैंड अथॉरिटी बनाई गई थी आपके विभाग में, उसका कुछ चल रहा है कि हाँ उसमें काम हो रहा हो आगे? जिलों के संरक्षण को लेकर के है, तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि उनका भी संरक्षण हो। जी, फॉरेस्ट के गार्ड्स और इनको लेकर के अपनी पहले बात हुई कि उसके लिए प्रोसीजर चल रहा है, तो उसका कुछ चल रहा है ऐसा? हाँ, रिक्रूटमेंट का चल रहा है, उसका अभी जल्दी हम रिक्रूटमेंट करेंगे, जिससे आने वाले समय में जो हमारे कमी है सिपाहियों की वगैरह, हाँ। वो पूरी। ये फाइटिंग की जो बातें आती हैं कि कई बार बाघ फाइटिंग होती है, पैंथर की फाइटिंग हो जाती है, जगह को लेकर के होती है इनकी, और कुछ सॉल्यूशन पे हो सकता है कि हाँ इनके लिए कुछ अलग कुछ व्यवस्था और की जाए, या फिर अलग तो इनको कोशिश करते हैं कि आपस में फाइटिंग नहीं हो, अलग रखा जाए इस प्रकार की। फिर भी जंगल में है, कहीं कहीं फाइटिंग हो जाती, लेकिन हमारा प्रयास, विभाग का अधिकारियों का यही प्रयास रहता है कि इनमें फाइटिंग नहीं हो। जंगल के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जंगल का उसूल भी यही है। तो जैसे लकड़ी काटना या जो बस्तियां बसी हुई है उनको बाहर करना, अभी भी बहुत सारी जगह हैं कि वो बस्तियां बाहर नहीं निकल पा रही हैं, तो इसके लिए क्या प्रयास है? ये जालाना सफारी अभी मैंने निरीक्षण किया, यहाँ मन देखे सूखे हुए पेड़ हैं, वो भी वही है, कोई मतलब सूखा पेड़ भी, एक भी लकड़ी जरा सी भी इसमें कोई काट के ले जा नहीं सकता, ना कोई फॉरेस्ट वाले काम ले रहे हैं, ना कोई दूसरा कोई भी ले जा नहीं सकता। और जहाँ तक बस्तियों का सवाल है, तो अब नई बस्ती तो कोई बचने देंगे ही नहीं, हमने पूरा इस तरह से व्यवस्था कर रखी है, और आगे भी हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे कि कोई अब जो बच गए, उसके अलावा नए तो नहीं बसे, और जो बसे हुए हैं उनको भी कहीं और शिफ्ट किया जाना की है, तो उसके भी कोशिश करेंगे कि वो भी अतिक्रमण है तो उसको हटे। जी, गोडावण को लेकर के कुछ प्लानिंग अभी? गोडावण को लेकर के डेजर्ट नेशनल पार्क है जी, वही एक एरिया है वहाँ पर, बाकी सोरसन का इधर चल रहा है, तो यहाँ गोडावण को भी हम पूरा संरक्षण मिले और ये उनकी संख्या बढ़े, इस पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। जी, आपके यहाँ से कुछ जानवर दूसरी जगह शिफ्ट किए जाते हैं, बाहर के जो हैं, बीच में था महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से कुछ कर रहे हैं आप लोग, तो उसका सर क्या है स्टेटस अभी? उसका भी हम प्रयास चल रहा है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश शिफ्ट करने का, तो वो भी करेंगे। जी, रणथंभौर में मैंने देखा कि वहाँ पे अभी भी ऐसा लगता है कि पानी जैसा और होना चाहिए, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनकी बजाय आर्टिफिशियल ज़्यादा बने हुए हैं, तो ऐसा कुछ है कि वहीं पे ऑलरेडी जो नदी के बीच में आ रहा हो उसमें कोई एनीकट बनाया जाए, कुछ और प्लानिंग है? कभी चर्चा हुई है इसको लेके कि हाँ नए एनीकट्स बनाने हैं, या फिर वाटर सेट्स ऐसे बनाए जाएं वो पानी वहीं पे रुका रहे? तो इस तरह का भी कोशिश करेंगे, नेचुरल हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। जी, पॉन्ड्स बनाए गए हैं अभी तक? अभी पॉइंट्स बनाए गए हैं, तो ये अब जैसे ये जालाना आपने खुद ने देखा, ये पहले इसकी क्या स्थिति थी, आज कितना विकसित हो चुका है, आज कितना टूरिस्ट यहाँ आ रहा है, फरवरी तक का बुकिंग हो चुकी है ऑनलाइन, तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि दूसरी जगह भी इस तरह का विकसित हो। पॉल्यूशन को लेकर के भी एक बड़ी चर्चा रहती है, पॉल्यूशन कंट्रोल करना वो भी एक आपके विभाग का जिम्मा है, तो उसको लेकर के कुछ प्लानिंग है कि हाँ वास्तव में पॉल्यूशन में इन चीज़ों की जो दिक्कत आती है उन्हें कम करें, फॉरेस्ट से जो लगता है एरिया वहाँ पॉल्यूशन ना हो, इसके लिए कुछ? पॉल्यूशन नहीं हो, फॉरेस्ट का एरिया वहाँ भी नहीं हो, दूसरी जगह भी नहीं हो, कहीं पर भी पॉल्यूशन तो नहीं हो, चाहे वो जल का प्रदूषण हो चाहे वायु का प्रदूषण हो, इसको तो रोकना बहुत ज़रूरी है मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए। अगर ये पॉल्यूशन पे हम काबू नहीं कर पाए, प्रदूषण फैलता रहा जिस प्रकार से दिल्ली में और जगह फैल रहा है, वैसे ही अगर यहाँ प्रदूषण फैल गया तो आने वाले में भयंकर बीमारियां फैलेगी, मनुष्य का जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। सर, अब तक के अगर एक्सपीरियंस की बात करें, मैं थोड़ा सा आपके विभाग से हट के बात करूंगा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका राजनीति का? जब भी मुझे जिम्मेदारी दी है, चाहे वो मंत्री के रूप में, चाहे नेता प्रतिपक्ष के रूप में, चाहे विधायक के रूप में, जनता ने जो जिम्मेदारी दी उस जिम्मेदारी को निभाना मैं अपना फर्ज समझता हूँ, दायित्व समझता हूँ, और अब तक जितनी भी जो भी जिम्मेदारियां दी है उसको मैंने सफलतापूर्वक निभाया, जिसका मुझे गर्व है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी जो जिम्मेदारी अभी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है उस जिम्मेदारी पे मैं पूर्व की भांति खरा उतरूंगा। जी, एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस कैसा रहा राजनीति का 1980 से, जब बीजेपी का उदय हुआ था, यानी कि बीजेपी की स्थापना 80 में हुई थी, तब से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आपका?
1980 में पहले स्वतंत्र पार्टी है, ये मिल करके जनता पार्टी बनी जी 77। फिर इनका राज 2.5 साल ही चला और बाद में इनकी सरकार हट गई। तो 80 में पहली बार मैं एमएलए बना। उसके बाद में इस भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपी थे हिंदुस्तान में। फिर इनकी बाद में बढ़ते गए ये, और कांग्रेस थोड़ी कमजोर हुई। कुछ जनता का भी, दूसरे पक्ष को भी मौका देने का, कभी दूसरों को भी परखें, इस लिहाज से कुछ कई तरह की बातें लोगों से लोक लुभावन बातें करके लोगों को गुमराह करके सत्ता हासिल कर ली। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश को आजादी दिलाई, ये प्रजातंत्र कायम किया। आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये प्रजातंत्र की वजह से, और प्रजातंत्र जो कायम किया है वो कांग्रेस ने कायम किया है। हिंदुस्तान में जो संविधान दिया है वो कांग्रेस ने दिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। राजनीति में सर चीजें बदल गई। हर कोई कहता है कि पहले वाला दौर नहीं है। 80 का दौर और आज के दौर में कुछ अंतर महसूस कर रहे हैं आप? दौर में तो अंतर है। उस समय जो लोगों की सोच थी जी और आज की सोच में अंतर तो आया ही। उस समय तो लोग देश के लिए मर मिटते थे। आज देश के लिए मर मिटने वाले कितने लोग हैं? चौधरी साहब, एक बात निकल करके आती है कि राजनीति का दखल जो है वो प्रशासनिक कार्यों में बहुत ज्यादा चल रहा है, पुलिस हो चाहे दूसरे प्रशासनिक काम हो। आप इसे कितना उचित मानते हैं? अब अधिकारी और राजनीतिक दोनों मिलकर के काम करेंगे तो ये गाड़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि 2 पहिए है ये गाड़ी की। दोनों मिलके चलेंगे तो अधिकारी अपनी चलाएंगे और राजनेता अपनी चलाएंगे तो ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। कभी राजनीति में ऐसा लगा आपको कि मन ऊब गया हो, या लगे कि मैं ये सब कुछ देखने राजनीति में नहीं आया, ऐसा कुछ महसूस हुआ कभी आपको? अभी की जिस प्रकार की राजनीति है, जिस प्रकार का माहौल है राजनीति का, उस राजनीतिक माहौल में मैं अपने आप को फिट नहीं समझता। जी, लेकिन एक ये भी वजह बताई जा रही है कि आपकी नाराजगी का एक कारण रहा कि आप इतने सीनियर हैं और मंत्री नहीं बनाए गए, तो इस वजह से आप नाराज हो गए। नहीं, मंत्री नहीं बनाने से मैं कतई नाराज नहीं। जी, मंत्री बनने की मेरी कोई, कभी मैंने मंत्री बनाओ इस बात की मैंने कभी पार्टी से मांग ही नहीं की। मुझे 3री बार भी मंत्री बनाऊं, मैं नेता प्रतिपक्ष बनाऊं, लेकिन मैंने कभी न तो मंत्री बनने के लिए कभी किसी से कहा ये, और न नेता प्रतिपक्ष बनने के। ये तो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है बिना मांगे, जो जिम्मेदारी। इसलिए मंत्री पद को लेकर के तो मैं कोई नाराजगी होने का सवाल ही नहीं। और मंत्री नहीं बनाते तो भी मैं तो खुश था, और मंत्री बनाया तो उल्टी मेरे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, तो मेरा ज्यादा मुझे चिंता है, ज्यादा काम करना पड़ेगा। नहीं तो पहले मेरे ऊपर जिम्मेदारी कम थी तो मेरी चिंता कम थी। जी, खेमेबाजी की बात है कि कांग्रेस में खेमेबाजी हैं, 2 धड़े हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। आप सचिन पायलट के धड़े से बताए जाते हैं, ये चर्चाएं रहती हैं, कितनी सही हैं ये? सचिन पायलट, अशोक गहलोत, हमारे पार्टी हाईकमान, पार्टी नेतृत्व है, फैसला कर देता, उसके बाद में कोई धड़ा नहीं है। वैसे सचिन पायलट, मैं सचिन पायलट के साथ था, लेकिन पार्टी हाईकमान ने हमारे निर्णय कर दिया। निर्णय करने के बाद में अब न कोई सचिन पायलट का अलग गुट है, न कोई अशोक गहलोत का अलग गुट है। दोनों गुट एक है, और दोनों का एक ही प्रयास है कि ये अगला विधानसभा का चुनाव 2023 का वो हम कैसे जीतें। इसके लिए सचिन पायलट गुट मानो, चाहे अशोक गहलोत को मानो। अभी मैंने कहा जैसा अभी तो गुट ही नहीं, इसी समय कोई 2 गुट की बात से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन अभी सिर्फ गुट एक ही है, वो है कांग्रेस। और कांग्रेस के झंडे के तले सभी हम एक हैं। जो दौर चला, राजनीतिक अस्थिरता, कोरोना और कुछ केंद्र सरकार की दखल, उसकी वजह से विकास बाधित रहा। तो अब क्या लगता है आपको कि जो 2 साल बचे हुए हैं उसके लिए पटरी पे जा पाएगा? कोई हडल तो नहीं अभी भी बीच में? 3 साल में राजस्थान की सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम किया है वो बेमिसाल है। जी, ये ऐसा काम इतने 3 सालों में पहले कभी नहीं हुआ। जितने काम पूरे हो गए हैं, नए काम स्वीकृत उनका शिलान्यास हुआ है, तो इसमें 3 साल में काम में कोई नहीं। फिर भी सारे काम नहीं हुआ, अभी भी काम बाकी है। तो जो काम बाकी है, जिनकी जनता को अपेक्षाएं हैं हमारी सरकार से, वो अभी 2 साल समय और पड़ा है। ये 22-23 और 23-24 के 2 बजट अभी पेश होने बाकी। तो इन 2 बजट में जो भी इस प्रकार के जनता की मांग है, जनता के जो कामकाज है, जनता की जो समस्याएं हैं, तो उन सब का हल होगा आने वाले समय में, और हम वापस सत्ता में लौटेंगे। चौधरी साहब, आपको नहीं लगता है कि बजट पेश करने से ज्यादा जरूरी है उसका इम्प्लीमेंट करना? या तो आप घोषणा करो मत जी, अगर घोषणा करो तो उस पर पहले से आप सोच समझ के करो कि ये घोषणा हम कर रहे हैं, ये घोषणा पूरी होगी या नहीं होगी।
इसको पूरी करने के लिए हमारे पास संसाधन है कि या नहीं है। तो ये बात घोषणा करने से पहले सोच के घोषणा करते हैं। 23 में सर क्या लगता है आपको कि आधार क्या रहेगा ऐसा कि लोग कांग्रेस को वोट देंगे? जो काम हमारी सरकार ने 5 साल की, 3 साल किए, 2 साल और करेगी, इन 5 साल के कामकाज को देख करके ही जनता वोट देगी। और जब 5 साल के कामकाज को जनता देखेगी तो निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस वापस सत्ता में आएगी। चौधरी साहब, आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है, रिटायरमेंट की कोई एज होनी चाहिए राजनीति में या फिर चलता रहना चाहिए? रिटायरमेंट की एज होनी चाहिए, मैं तो इसका पक्षधर। विरासत की बात आती है कि राजनीति में विरासत, आपकी विरासत किससे सौंपेंगे राजनीति में? जहाँ तक विरासत का सवाल है, इस विरासत में मैं विश्वास ही नहीं करता। मैं तो नहीं चाहता कि मैं ही सेवा करूं और आने वाले समय मेरे परिवार के लोग ही सेवा करें, दूसरा कोई सेवा करने वाला है ही नहीं इस धरती पर, ऐसा कुछ नहीं। मेरे से ज्यादा बेहतर सेवा करने वाले इस धरती पे लोग बहुत बैठे। सर, कांग्रेस में बड़ी बहस चल रही है हिंदू और हिंदुत्व की, आप कैसे देखते हैं इसे? हिंदुत्व की बात है, ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले इस प्रकार की धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं। बाकी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई इस देश में रहने वाले देशभक्त हैं। केवल पश्चिमी राजस्थान नहीं, राजस्थान के लिए बड़ा अचीवमेंट होगा सर ये। क्या लगता है आपको कि ये कांग्रेस की भी स्थिति बदल पाएगी रिफाइनरी? पश्चिम राजस्थान का ही नहीं, बाड़मेर का ही नहीं, इस राजस्थान का ही सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जी। तो आज की तारीख में बाड़मेर जिले से इतनी ज्यादा रॉयल्टी मिल रही है, इतना ज्यादा पैसा रेवेन्यू आ रहा है, जो राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर तो कमाऊ जिले हैं। मैनिफेस्टो जारी करती हैं राजनीतिक पार्टियां, क्या कोई एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो जनता की भावनाओं के साथ खेला जाता है, एक भरोसा करते हैं कि अच्छा ये मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं तो इसे वोट देना है, लेकिन अगर पूरे हो नहीं हो कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि संवैधानिक बाध्यता नहीं है उस पर किसी तरह का, कोई राइडर नहीं, ना इलेक्शन कमीशन का, ना हमारे संविधान का। तो इसके लिए सर कुछ बनाया जाना चाहिए, क्योंकि परंपरा बन पड़ी है अभी एक घोषणा पत्र जारी करके और लोगों से आप अगर वोट ले लोगे जी, तो आप एक बार तो जनता उस घोषणा पत्र पर विश्वास करके आपको सत्ता सौंप देगी, लेकिन दूसरी बार फिर अगर आप घोषणा पत्र चुनाव लड़ोगे तो आपको जी, दूसरी बार आप घोषणा पत्र जारी करोगे तो जनता आप पर विश्वास नहीं करेगी। शुक्रिया चौधरी साहब। तो हेमाराम जी चौधरी साहब जन टीवी के साथ एक मुलाकात में उन्होंने बेबाक तरीके से अपने विभाग और अपने राजनीतिक करियर के साथ साथ उन मुद्दों पर चर्चा की जिन पे जन टीवी खुलकर पूछना चाह रही थी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और दर्शकों का भी। जन टीवी में एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।